तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन 14, आपकी बुक का क्वेश्चन 14। फटाफट से पढ़ना चालू करेंगे। क्वेश्चन 14 क्या कहता है? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पर लंबे क्वेश्चन से आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है। लंबे क्वेश्चन आसान होते हैं, ठीक है, तो लंबे क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। करें शुरू, पढ़ना स्टार्ट करें, चलिए प्लीज। तो अब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। क्या कहता है? कहता है कंपनी मैन्युफैक्चर्स सेवरल प्रोडक्ट्स ऑफ वेराइंग लेवल्स ऑफ डिजाइन एंड मॉडल, ठीक है। प्लीज अब जो पूछना है आप थोड़ा बाद में पूछेंगे, ठीक है। तो फटाफट से पढ़ेंगे। कहता है कंपनी मैन्युफैक्चर्स several products of varying level of design and models. It uses a single overhead recovery rate based on direct labor hours, है ना। यहाँ से हमें पता चल गया कि कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करती है और उसकी सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट जो है वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। द ओवरहेड्स incurred by the company in the first half of the year are as under, ठीक है। कंपनी के फर्स्ट हाफ में, ईयर के फर्स्ट हाफ में कंपनी ने ये ओवरहेड्स खर्चे, मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, सैलरीज ऑफ टेक्निकल स्टाफ एंड वेजेस एंड सैलरीज ऑफ स्टोर स्टाफ, ठीक है। इस तरीके के कुछ खर्चे किए कंपनी ने। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम एंड द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। कहता है कि वैसे तो कंपनी ने बहुत सारे खर्चे किए, पिछली बार 4 तरह के 4 मेजर जो उसके कॉस्ट सेंटर थे वो ये थे, लेकिन अब कंपनी चाहती है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को छोड़ करके हम क्या करें? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यूज करें। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जब हम यूज करेंगे तो उन्होंने 3 एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करवाई कि देयर आर 3 मेजर एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट आर क्या? कौन कौन सी है? रिसीविंग मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, सेटअप ऑफ मशीन्स फॉर प्रोडक्शन रन एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन। देयर आर 3 मेजर लाइन ऑफ एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि इट इज ऑल्सो डिटरमाइंड दैट द मशीन ऑपरेशन एंड मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस शुड बी अपॉर्शन्ड बिटवीन स्टोर्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी इन 20-80 रेशियो। यानी कि ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है, और कुछ इसको हमें समझने की जरूरत है, ठीक है। बेसिकली इसने क्या बोला? कहता देखो अभी तक ऐसे था, अगर मैं क्वेश्चन को समझने की करूं तो कहता है अभी तक ना मेरे पास 4 तरह के ओवरहेड्स थे। पहले ओवरहेड का नाम रखा था मैंने मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस, मैंने रखा था, ये सिर्फ समझाने के लिए, इसको कॉपी नहीं, नाम था एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, और तीसरा था सैलरी, स्टाफ सैलरी। उसके बाद चौथी चीज थी हमारी स्टोर स्टाफ की सैलरी, स्टोर स्टाफ सैलरी, ठीक है। ये चौथी चीज और थी। सबको जोड़ करके मैं एक सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट पर एब्जॉर्ब करता था, दैट इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स, है ना। डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेस पर बेस करके एक सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट में रखता था और बेसिकली उस पर मैं ये चार्ज करता था। लेकिन अभी क्या हुआ? मैंने जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करनी चाहिए, ठीक है, एबीसी यूज करनी चाहिए, तो उस एबीसी में बेसिकली एबीसी यूज करने के लिए जो मैंने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करी वो एक्टिविटीज ये थी। कौन कौन सी एक्टिविटीज थी? कहता है एक तो रिसीविंग की, एक तो रिसीविंग ऑफ मटेरियल की एक्टिविटी थी, रिसीविंग ऑफ मटेरियल। दूसरी एक्टिविटी थी कौन सी वाली? सेटिंग अप ऑफ मशीन्स फॉर प्रोडक्शन रन, ठीक है, सेटिंग अप। और फिर कौन सी एक्टिविटी मैंने आइडेंटिफाई करी? क्वालिटी इंस्पेक्शन, ठीक है, क्वालिटी इंस्पेक्शन। ये अभी ऐसे ही मैं समझने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। ये 3 एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करी। अब जब मैंने ये 3 एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करी तो नेचुरल सी बात है इन तीनों एक्टिविटी की तीनों की अलग अलग कॉस्ट मुझे पता होनी चाहिए, है ना। और इन तीनों के अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर पता होने चाहिए। सीधी सी सिंपल सी बात है।
कि एक्टिविटी वाइज जब तक कॉस्ट मुझे पता नहीं होगी तब तक मैं एक्टिविटी वाइज रेट्स कैसे निकाल पाऊंगा, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो उसके लिए उसने बताया कि मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस, ये जो मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस हैं इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बांटेंगे इन दो एक्टिविटीज में, है ना। मशीन ऑपरेशन की जो कॉस्ट है वो इन दो एक्टिविटी से रिलेट करती है। देखो क्या कहता है, मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस शुड बी अपॉर्शन बिटवीन स्टोर्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी, है ना। तो स्टोर और प्रोडक्शन एक्टिविटी सेटिंग अप, यानी कि ये प्रोडक्शन रन है ना। कहता है कि मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस, यानी कि इन ये जो दोनों ओवरहेड्स हैं इन दोनों को हम जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ने के बाद फिर हम ऐसे करके बांटेंगे, है ना। इन दोनों के बीच में बांटेंगे, यानी कि रिसीविंग ऑफ मटेरियल को कितने मिलेगा, 20%, है ना, और इसको मिलेगा 80%। इस रेशियो में हम बांटेंगे। तो बात समझने वाली है, यानी कि ये जो लैंग्वेज दी हुई है आपको ये किस लिए दी हुई है, ताकि आप बेसिकली आइडेंटिफाई कर पाए कि एक्टिविटी वाइज कॉस्ट क्या है ना। तो ये सिंपल सी बात ये समझने वाली है कि ये किस लिए है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि द टेक्निकल स्टाफ सैलरी शुड बी अपॉर्शन्ड बिटवीन मशीन मेंटेनेंस, सेटअप एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन। कहता है जो टेक्निकल स्टाफ सैलरी है ये किस किस में जाएगी, ये एक तो इसमें भी बटेगी मशीन मेंटेनेंस, है ना, और किस में जाएगी ये सेटअप एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन। एक हिस्सा इसका इसको मिलेगा और एक हिस्सा इसको मिलेगा। तो हमें समझने वाली बात ये है कि स्टाफ सैलरी पहले मशीन मेंटेनेंस में जाएगी, फिर मशीन मेंटेनेंस क्लब होएगा और वो 2080 में बटेगा, ठीक है। ध्यान से समझने वाली बात ये है इसमें, है ना, कि हमें मशीन, ऊपर उसने बताया कि मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशो में। फिर उसने बताया कि टेक्निकल स्टाफ सैलरी में मशीन मेंटेनेंस का कुछ पार्ट है ना। तो यानी कि पहले हमें मशीन मेंटेनेंस के करेक्ट एक्सपेंसेस निकालने होंगे, करेक्ट ओवरहेड्स, और फिर उनको निकालने के बाद फिर उसे बांटना होगा। समझ आ रही है बात। तो ये चीज आपके समझने वाली है यहाँ पर कि हमें ऐसे करना है, और ये दो लाइन्स हमें इसलिए दिए हुई है, ठीक है। उसके बाद कहता है द कंजम्पशन ऑफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। जो एक्टिविटीज की कंजम्पशन है वो अंडर पीरियड में ये है। डायरेक्ट लेबर आवर वर्क टोटल 40,000 दे रखे हैं, डायरेक्ट वेज रेट है ₹6 पर आवर, प्रोडक्शन सेटअप्स यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप्स 2040, मटेरियल एंड कंपोनेंट कंसाइनमेंट रिसीव्ड 1960 एंड नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस कैरिड आउट 1280, है ना। सिंपल सी बात है, ये आपको क्वेश्चन में उन्होंने नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स दिए हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर्स दिए हैं, क्वेश्चन में ही गिवन है, हमें कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर कहता है द डेटा रिलेटिंग टू 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। ऊपर लिखा था कि कंपनी इज मेकिंग सेवरल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। सबसे बड़ी बात जो इम्पोर्टेंट जो हम ऊपर की लाइनों में छोड़ देते हैं, ये तो बेकार की चीज होगी, है ना, और कई बार उस बेकार की चीज को ना पढ़ने के कारण हम क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूजन कैसे आएगी बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो ऊपर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि कंपनी इज मेकिंग सेवरल काइंड ऑफ प्रोडक्ट, और उनमें से 2 प्रोडक्ट का डाटा गिवन है ना। यानी कि सिर्फ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के बावजूद भी कंपनी ने आपको 2 प्रोडक्ट्स का डाटा दिया है ना। कौन कौन से प्रोडक्ट, P एंड Q, जिसकी डायरेक्ट मटेरियल की डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद आपको डायरेक्ट मटेरियल कंसाइनमेंट रिसीव, प्रोडक्शन रन, ये सब कुछ दे रखा है, नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस डन, क्वांटिटी प्रोड्यूस, सब कुछ दे रखा है, प्रोडक्ट का रेलिवेंट डाटा, जो भी आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट निकालने के लिए चाहिए होता वो सब कुछ गिवन है, ठीक है। फिर कहता है कि ए पोटेंशियल कस्टमर हैज अप्रोच्ड द कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ 24,000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट के टू बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ऑफ 3,000 यूनिट्स पर क्वार्टर। कहते हैं कि एक नए प्रोडक्ट की बात करने लगा आप, कहते हैं एक पोटेंशियल कस्टमर है वो आया और कहता है कि मुझे कोई एक कंपोनेंट के सप्लाई कर दो जिसके 24,000 यूनिट्स की मुझे डिमांड है, और इसको ऐसे सप्लाई करो कि 3,000 यूनिट्स हर क्वार्टर में आए, है ना। यानी कि एनुअल डिमांड 24,000 यूनिट्स की है, बेसिकली 2 साल की डिमांड आपको नहीं, 2 साल की डिमांड आपको दे रखी है कि 2 साल में आपको ये सप्लाई करने हैं और 3,000 यूनिट्स पर क्वार्टर सप्लाई करने हैं, ठीक है। ऐसा करके द जॉब विल इन्वॉल्व इनिशियल डिजाइन कॉस्ट ₹60,000
एंड द मैन्युफैक्चर विल इन्वॉल्व द फॉलोइंग पर क्वार्टर, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, प्रोडक्शन रन, इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ कंसाइनमेंट, ये सब कुछ दे रखा है। एंड द कंपनी डिजायर्स ए मार्कअप ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि ये कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बिल्कुल अलग इन्फॉर्मेशन जो पहले हमने पढ़ी उससे बिल्कुल अलग इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये कुछ और भी क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन होंगे आई थिंक सो करने के लिए कि इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग दे रखी है। अब रिक्वायर्ड पोर्शन में अगर पढ़े तो क्या कहते हैं, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पी एंड क्यू बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट, क्वाइट सिंपल है ना। उसके बाद डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ पी एंड क्यू यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है, सिंपल, ठीक है। कंप्यूट द सेल्स वैल्यू पर क्वार्टर ऑफ कंपोनेंट के यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, है ना, यानी कि कंपोनेंट के को कितने रुपए में बेचना चाहिए, रेवेन्यू पर क्वार्टर कितना आएगा, दैट इज टू बी डिसाइडेड। समझ आ रही है बात, सिंपल सी बात है, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन है अलग अलग और तीनों के लिए अलग अलग रेलिवेंट डाटा अलग अलग पोर्शंस में दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं हमें होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल, ये क्वेश्चन बड़ा तो जरूर है, बड़ा देखने में लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये बड़ा क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस को लिए हुए है ना, और तीनों बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो फटाफट से हम इसे करना चाहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस पर निकालते हैं, है ना, पार्ट 1, क्वेश्चन का पार्ट 1 निकालते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस, है ना। तो पार्ट 1 जब हम क्वेश्चन का करेंगे तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन रेट, है ना, ओवरहेड रिकवरी रेट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। क्वेश्चन का पार्ट 1 कर रहे हैं हम, ओवरहेड रिकवरी रेट ठीक है, कौन सा सिस्टम, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट वाला। अब ओवरहेड रिकवरी रेट निकालनी है तो यूनिट फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट टोटल ओवरहेड, है ना, क्या, टोटल ओवरहेड, तो टोटल ओवरहेड हम जो लिखे हुए हैं उनका टोटल कर देते हैं, ठीक है। टोटल ओवरहेड्स कितने, 10,12,500, ठीक है, प्लस कर देंगे इसमें क्या, 1,87,500, ठीक है, तो कितने हो गए ये, 12 लाख तो यही हो गए, प्लस 6,37,500, ठीक है, प्लस 2,62,500, ठीक है, तो 9 लाख ही हो गए, है ना, 9 लाख और 12 लाख 21 लाख हो गए आपके टोटल, ठीक है, तो ये हो गए 21 लाख आपके टोटल ओवरहेड, ठीक है, ये आपने निकाला। फिर उसके बाद आपको दूसरी चीज क्या निकालनी चाहिए, टोटल लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स, हाँ यस, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000 घंटे, पूरी कंपनी ने 40,000 घंटे काम किया, ठीक है, तो फटाफट से हम 40,000 घंटे लिख देते हैं यहाँ पर 40,000 आवर्स, ठीक है। अब हम निकालते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट, ओवरहेड रिकवरी रेट, रेट क्या होगा, डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 52.50 पर आवर, है ना, पर आवर ये आपकी रेट आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दूसरे इसके पहले पार्ट के दूसरे सेक्शन में हमें क्या निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकालनी है, यूनिट कॉस्ट निकालनी है, पहले तो चेक करो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, पी एंड क्यू बेस्ड ऑफ द कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पी एंड क्यू, ठीक है, पी एंड क्यू लिखा हुआ है तो मीन्स के यहाँ पर हमें टोटल ही निकालनी होगी, ठीक है, पर यूनिट निकालनी होगी, प्रोडक्ट पी एंड क्यू, ठीक है, प्रोडक्ट वाइज, हाँ पर यूनिट टोटल कॉस्ट ठीक है, हाँ पर प्रोडक्ट क्यू लिखा हुआ है ना, अगर टोटल निकालने की बात करते हो तो टोटल कॉस्ट जरूर लिखा,
ठीक है। पी और क्यू की हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। अब पी और क्यू के लिए हमें डाटा तो दिया हुआ है, पहले हमें क्या लिख लेना चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना है पी और क्यू का, दिया हुआ है 6000 और 4000, सिंपल सी बात। उसके बाद और क्या करें हम, ठीक है, उसके बाद वेज रेट दे रखी है, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस दे रखी है आपको कितनी, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस, अच्छा डायरेक्ट वेज रेट ₹6 पर आवर, ठीक है, ₹6 पर आवर आपको दे रखा है, ठीक है। तो ₹6 पर आवर जब आपको दे रखी है ये डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, तो ₹6 पर आवर और नीचे आपको नंबर ऑफ आवर्स दे रखे हैं 960 एंड 100, है ना, एट द रेट ₹6 पर आवर। और ये आपके 6 इंटू 960 कितना हो जाएगा, 5760, और 6 इंटू 100, ठीक है, 600, ठीक है। उसके बाद ये आपको पता चल गया। उसके बाद हमें और क्या करना चाहिए, और हमें लिखना चाहिए ओवरहेड। ओवरहेड जो हमारी रेट कैसे है, एट द रेट ₹52.50 पर डायरेक्ट लेबर आवर, है ना। और डायरेक्ट लेबर आवर हमें पता है 960 है, और 52.50 हमारी रेट है, कितना आ गया, 50,400, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद और निकालेंगे क्या, 52.5 इंटू 100, है ना, तो कितना आ जाएगा, 5250, ठीक है। तो यहाँ आपकी टोटल कॉस्ट तो निकल आएगी। टोटल कॉस्ट कितनी है, 62160 और 9850। अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो क्या करना है मुझे, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कितनी है इसकी, पहले वाले की है 15,000 यूनिट्स और दूसरे की है 5,000, ठीक है। तो हमारी आ जाएगी कॉस्ट पर यूनिट कितनी, 62,160 डिवाइडेड बाय 15,000 और 9850 डिवाइडेड बाय 5,000, कितना आ गया, 4.14। और यहाँ पर कितना आ गया, ये 1.97, है ना, 1.97, ये आ गई आपकी कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो ऐसे ही हो गया आपका, बातों बातों में ये आपने फटाफट से कर दिया फर्स्ट पार्ट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में करेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर तो हमें एक ही रेट निकालनी है ना, वहां पर तो बहुत सारी रेट्स निकालनी होती है, बहुत सारी रेट्स होती हैं और बहुत सारे रेट्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो एक ही बार क्लब करके एक ही रेट निकालते हैं और एक ही बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये किया, यहाँ तक हो गया हमारा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट का आंसर करना चाहिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है, आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से इनकी रेट निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से इसकी रेट निकाल लेते हैं। इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट में हम करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर्स, नंबर ऑफ एंड कॉस्ट पर ड्राइवर, है ना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम जब करेंगे तो हम स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी। अब इसका स्टेटमेंट थोड़ा मैं अलग तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर्स एंड कॉस्ट पर ड्राइवर, ठीक है। ये हमें निकालना है, एक नया स्टेटमेंट हमें ये बनाना, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे लिखनी है यहाँ पर, देखो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा, ठीक है, इसीलिए अभी अपना जो नॉर्मल तरीके का है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहले देखेंगे कि किस तरीके से मैं इसे बना रहा हूँ, ठीक है, कि हमें बहुत सारा काम करना है इसी के अंदर, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमें कॉस्ट हर एक एक्टिविटी की निकालने के लिए बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना।
और बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो या तो हम बहुत लंबे चौड़े वर्किंग नोट्स बनाएं और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर इसी स्टेटमेंट के अंदर इस तरीके से चीजों को इनकॉर्पोरेट करें ताकि वो यहीं पे ही वर्किंग नोट का भी काम करे और स्टेटमेंट का भी काम करे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूँ। हमारी एक्टिविटीज, नॉर्मली हम एक्टिविटीज ऐसे लिखते थे यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जो लिखूंगा एक्टिविटीज, हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज है, देयर आर 3 मेजर एक्टिविटीज, है ना। कौन कौन सी एक्टिविटीज है, रिसीविंग मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, रिसीविंग मटेरियल्स, है ना। अगर मैं इसको सिर्फ इतना ही नाम दूं तो चलेगा। ठीक है, रिसीविंग मटेरियल्स। उसके बाद आगे में और दूसरा रिसीविंग मटेरियल्स। ठीक है, आगे एक और एक्टिविटी है जिसका नाम है क्या, सेटअप ऑफ मशीन। ठीक है, तो सेटिंग अप, इसको मैं लिखता हूँ सेटिंग अप। ठीक है, उसके बाद एक और एक्टिविटी है हमारी जिसका क्या नाम है, क्वालिटी इंस्पेक्शन। इसका नाम मैं पूरा डाल सकता हूँ, ये छोटा नाम है ना, क्वालिटी इंस्पेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास है। उसके बाद एक और कॉलम बनाऊंगा मैं, मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये हम एक कॉलम हमने और बना दिया। अब ये क्यों बनाया, अभी हम बात करते हैं। ठीक है, अब हमको पता था कि हमारे पास टोटल 4 हेड्स के अंदर कॉस्ट है जिसे 3 हेड्स में डिवाइड करना है, ऐसा कुछ करना था, है ना। तो सबसे पहली जो कॉस्ट है वो हमारी मशीन ऑपरेशन एक्सपेंस है ना। तो सबसे पहले मशीन ऑपरेशन एक्सपेंस है, जो मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस में एक साथ देता हूँ, क्योंकि हमें पता था कि पहले इसको क्लब करना पड़ेगा, पहले इसको जोड़ना पड़ेगा और फिर इसे जोड़ने के बाद फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना। देखा था हमने कि मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस को इकट्ठा करना है, फिर उन दोनों को इकट्ठा करने के बाद 20-80 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो सबसे पहले हम इसे इकट्ठा करते हैं एक साथ। ठीक है, कि टोटल है कितने, क्योंकि दोनों को बांटने का रेशियो एक ही है, या तो आप अलग अलग बांटते रहो, ठीक है, बार बार डिस्ट्रीब्यूट करते रहो, या फिर पहले एक ही जगह एक ही बार इकट्ठे करो और फिर इकट्ठे एक साथ बांट दो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मशीन ऑपरेशन एक्सपेंसेस। मशीन ऑपरेशन के जो एक्सपेंसेस है वो कितने हमारे, यहाँ से हटा करके सीधा यहाँ लिखता हूँ 10,12,500, क्योंकि वो यहाँ के हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज मशीन मेंटेनेंस। मशीन मेंटेनेंस के कितने एक्सपेंसेस हैं हमारे पास, आएंगे 1,87,500। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज सैलरी ऑफ टेक्निकल स्टाफ। सैलरी ऑफ टेक्निकल स्टाफ के बारे में उसने लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, कुछ पढ़ें जरा। सैलरी ऑफ टेक्निकल स्टाफ विल बी, कैसे, the salary of technical staff should be apportioned between machine maintenance, setup and quality inspection in 30-40-30 रेशो, है ना। यानी कि वो रिसीविंग मटेरियल में, अब जरा हम इस रेशो को अपने लिहाज से लिखे प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि रेशो को भी वैसे लिखना चाहिए जैसे आपने कॉलम्स बनाए हैं, है ना। अगर आप रेशो की बात करें तो सैलरी ऑफ टेक्निकल स्टाफ जो भी है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या रिसीविंग में कुछ आप डालेंगे, नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है कि रिसीविंग में कुछ नहीं डालेंगे, तो रिसीविंग वाले को ब्लैंक छोड़ेंगे रेशो को, ताकि पता चले कि रिसीविंग वाले में कुछ नहीं डाला। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज क्या है, सेटिंग अप। सेटिंग अप में कितना डालना है बताओ, 40%। ठीक है, सेटअप में कितना डालना है, 40%। ठीक है, सेटिंग अप में डालना है 40%, हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, और क्वालिटी इंस्पेक्शन में कितना डालना है, 30%, और मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में कितना डालना है, 30%। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये चारों कॉलम में हमने ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, प्रेजेंटेशन में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि चारों कॉलम में हमने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो या कॉलम्स को भी ऐसे अरेंज कर सकते हो रेशो के हिसाब से। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे फटाफट से 40 30 30, तो 40% यहाँ पर आएगा सेटिंग अप में, यहाँ कुछ नहीं आएगा सेटिंग अप में 40%। टोटल कितना है हमारा सेटिंग अप का, टोटल है 637,500 हमारे ये टेक्निकल स्टाफ की सैलरी, इसका 40% जाएगा तो कितना हो जाएगा 2,55,000, और इसका 30% बाकी तीनों में जाएगा। एक 1,92,200। ठीक है, और यहाँ पे भी इतना ही आएगा। ठीक है, ये कर लिया आपने। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करेंगे फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में हम क्या करेंगे, फोर्थ में क्या है हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज ऑफ स्टोर स्टाफ, है ना, सैलरी ऑफ स्टोर स्टाफ, सैलरी ऑफ स्टोर स्टाफ ये लिखा हुआ है। अभी हमें पता होना चाहिए कि ये स्टोर स्टाफ की सैलरी है, तो ये इंडिविजुअल कौन सी एक्टिविटी के अंडर आनी चाहिए, रिसीविंग मटेरियल्स, है ना, क्योंकि मटेरियल से रिलेटेड एक्टिविटी वही है और स्टोर स्टाफ की सैलरी वही जाएगी, है ना। जो स्टोरेज में इन्वॉल्व स्टाफ है उसकी सैलरी पूरी की पूरी 2,62,500 पूरी की पूरी सैलरी यही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमने बेसिकली ऐसे किया, लेकिन अब हमें पता है कि एक्टिविटीज रखनी है खाली 3, है ना, और हमारे पास मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस का टोटल आ गया, है ना। टोटल कितना है इसका यहाँ पर बताएं, टोटल 13,91,250। यहाँ पर मैं बस लिख रहा हूँ आपके लिए याद के लिए, वहां पे नहीं लिखना, 13,91,250। अब 13,91,250 को हमें कुछ जगहों पर बांटना है, यानी कि किस किस में बांटना था हमें, मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस को देखो स्टोर्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि इसमें और इसमें बांटना था, स्टोर्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी में बांटना था, है ना, ऐसे करके बांटना था। सिंपल सी बात, अगर हमें ऐसे करके बांटना था तो सबसे पहले हम इसका टोटल करें, क्योंकि यहाँ से तो घटाना पड़ेगा, टोटल पूरा खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस में 13,91,250 के यहाँ पर हमने इसे खत्म किया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, मशीन ऑपरेशन और मेंटेनेंस को हमें बांटना है। ठीक है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस को बांटना है किस रेशो में, रिसीविंग मटेरियल्स को कितना देना है 20%, देखो क्वेश्चन में, यस 20%। ठीक है, उसके बाद सेटिंग अप को प्रोडक्शन वाली की एक्टिविटी को कितना देना है 80%, मैंने क्वालिटी इंस्पेक्शन में लिखा। ठीक है, 80% इसे देना है, और क्वालिटी इंस्पेक्शन को कितना देना है, कुछ भी नहीं, आगे तो कुछ है ही नहीं, वहां से तो खत्म ही किया। ठीक है, तो हमने 20-80 के रेशो में यहाँ बांट दिया, तो 20-80 के रेशो में बांटो, 13,91,250 इंटू 20% कितना आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 13,91,250 का 80%, है ना, 11,13,000। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं आया, यहाँ पर आपने इसे माइनस कर दिया, है ना। अब आपके पास एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल एक्टिविटी वाइज कॉस्ट, है ना, यही तो आपको करना था, टोटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप इसका टोटल करेंगे, कितना आएगा 5,40,750, उसके बाद 13,68,000। ठीक है, उसके बाद 1,91,250, और यहाँ पर कुछ नहीं, है ना, यहाँ पर आपने खत्म कर दिया। देयर आर 3 मेजर एक्टिविटीज। तो ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आपके किसका काम किया, वर्किंग नोट का भी काम किया, और सारी चीजें क्लियर भी है। ठीक है, यहाँ तक आपने एक्टिविटी निकाल ली, एक्टिविटी की कॉस्ट निकाल ली। अब हमें क्या करना चाहिए, एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर्स और नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट पर ड्राइवर। तो सबसे पहले आप इसे कॉपी करें, क्योंकि मैं ऊपर से मिटाऊंगा और आपको स्टेटमेंट नीचे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है,
तो मैं आप फटाफट से कॉपी करेंगे। कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, टोटल एक्टिविटी वाइज कॉस्ट, ठीक है। ओवरहेड की एक्टिविटी वाइज कॉस्ट, ठीक है। ये किया, मिटा दूं, ठीक है, मिटा दूं, मैं यहाँ से ऊपर से मिटा देता हूँ, है ना, यहाँ से मिटा देता हूँ। आप स्टेटमेंट में नीचे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, उसी के नीचे कंटिन्यू करेंगे पूरा स्टेटमेंट। मैं सिर्फ ऊपर से मिटा देता हूँ सारी चीजें, ठीक है, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, आप स्टेटमेंट में नीचे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक आपने टोटल एक्टिविटी वाइज कॉस्ट निकाल ली, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे तीसरी चीज क्या, कॉस्ट ड्राइवर, उसी स्टेटमेंट में नीचे कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट ड्राइवर। अब रिसीविंग के कॉस्ट ड्राइवर, रिसीविंग एक्टिविटी का क्या कॉस्ट ड्राइवर होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, लिखा हुआ है क्वेश्चन में कुछ ड्राइवर, ठीक है, लिखे हुए हैं ना आपको, डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड, प्रोडक्शन सेटअप्स, मटेरियल एंड कंपोनेंट कंसाइनमेंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर एंड नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस कैरिड आउट, मिले, ठीक है। तो यहाँ पर रिसीविंग मटेरियल्स के लिए क्या होगा, कंसाइनमेंट रिसीव, कंसाइनमेंट रिसीव, ठीक है। उसके बाद कंसाइनमेंट रिसीव्ड आपने किया, कंसाइनमेंट रिसीव करने के बाद अगला वाला कौन सा होगा आपके पास, ठीक है, प्रोडक्शन नंबर ऑफ सेटअप्स या प्रोडक्शन रन्स, ठीक है। इसका क्या होगा, नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन, ठीक है। ये आपको बेसिकली करना था, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। और उसके बाद बेसिकली ये हो गया, तो यहाँ पर तो कुछ होगा नहीं क्योंकि एक्टिविटी खत्म है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर हमारा निकल गया, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स दिए हुए हैं आपको, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कितने कितने, कंसाइनमेंट रिसीव्ड कितनी है बताएंगे 1960, ठीक है। उसके बाद है 2040, उसके बाद है क्वालिटी इंस्पेक्शन 1280, ये हमने निकाल दिया, ठीक है। अब हमें फटाफट से यही नीचे लिखना है कॉस्ट पर ड्राइवर, कॉस्ट पर ड्राइवर में क्या करेंगे, 5,40,000 डिवाइडेड बाय 1960, है ना, 13,68,000 डिवाइडेड बाय 2040 और 1,91,250 डिवाइडेड बाय 1280, है ना, ये आपको करना है, ठीक है। तो कॉस्ट पर ड्राइवर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, फटाफट से पहले वाले की निकालें, हाँ हाँ, 275.89, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा, 670.59, इसके बाद कितना आएगा ये 149.41, ठीक है। ये कैसे आया है, अगर याद ना रहे तो फिर भी आप लिख लें कि आया है आपका 5,40,750 डिवाइडेड बाय 1960, है ना, ये आया है आपका 13,68,000 डिवाइडेड बाय 2040, ठीक है। ये आया है आपका 1,91,250 डिवाइडेड बाय 1280, ठीक है, ऐसे करके आपका आया, ठीक है। यहीं तक आपको निकालना था, ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया। कॉस्ट पर ड्राइवर तक आपको निकालना था, कॉस्ट पर ड्राइवर तक आपका
निकल गया, है ना। समझ आ गई बात है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ, कॉस्ट ड्राइवर क्या क्या थे लिखे हुए हैं, कॉस्ट ड्राइवर क्या क्या थे, ठीक है। असाइनमेंट रिसीव, नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे लिखे हुए हैं आपको क्वेश्चन में, यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन में लिखे हुए हैं आपको सारे कॉस्ट ड्राइवर्स लिखे हुए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉस्ट ड्राइवर कौन सी एक्टिविटी पे लगेगा, यस, ठीक है। जितनी बारी आपको मटेरियल रिसीव होएगा उतनी बारी तो आप रिसीविंग मटेरियल को लोगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ कंसाइनमेंट रिसीव्ड, ठीक है। ऐसे ही सेटिंग अप एक्टिविटी है तो उसके लिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, जितनी बारी आपने प्रोडक्शन सेटअप किए। ऐसे ही क्वालिटी इंस्पेक्शन है तो जितनी बारी आपने इंस्पेक्शन किया, ठीक है। और वो क्वेश्चन में आपको टोटल दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बन गया। स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज, कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर्स एंड कॉस्ट पर ड्राइवर, ये निकालना आपकी जिम्मेदारी होती है, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ये जो आपने निकाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे अगला वाला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो फटाफट से हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन, अब उसे हम अपने नॉर्मल तरीके से लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोडक्ट है, ठीक है। कौन कौन से प्रोडक्ट बना के लिए हमें बनाना है, प्रोडक्ट पी एंड क्यू, है ना। प्रोडक्ट पी एंड क्यू, ठीक है। अब पी एंड क्यू के लिए बनाना है तो सबसे पहली कॉस्ट क्या लेंगे हम, सबसे पहली आपकी एक्टिविटी है रिसीविंग मटेरियल्स, है ना, रिसीविंग मटेरियल्स, ठीक है। सबसे पहली एक्टिविटी है रिसीविंग मटेरियल्स, ठीक है। रिसीविंग मटेरियल्स आपकी एक्टिविटी है एट द रेट, कितना आपका निकला था कॉस्ट पर ड्राइवर, 275.89 पर कंसाइनमेंट रिसीव, है ना, पर कंसाइनमेंट रिसीव। तो आपको सभी के कंसाइनमेंट्स दिए हुए, ठीक है। कितने, पी के कितने कंसाइनमेंट रिसीव्ड हुए 48 और क्यू के रिसीव हुए 2, 270.89 को मल्टीप्लाई कर देना है इससे, ठीक है। पहले वाले में कितना आया 13,242 और 14,340, ये, ठीक है। ये आ गया आपका ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ये आप राउंड ऑफ करके बता रहे हो क्या, ठीक है, 0.72, ठीक है। राउंड ऑफ मतलब आई वुड प्रेस्क्राइब के राउंड ऑफ ना आप लास्ट में करो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आंसर में पूरे आंसर को राउंड ऑफ करो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो राउंडिंग ऑफ की एरर्स आती रहेंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा राउंडिंग ऑफ की एरर में, ठीक है। तो इसीलिए राउंड ऑफ एक बार करो लास्ट में, ठीक है। कितना 0.28, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अराइव करने के लिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राउंड ऑफ एक बार लास्ट में करो। दूसरी एक्टिविटी है आपकी सेटिंग अप, है ना। सेटिंग अप एट द रेट कितना है 670.59 पर
सेटअप, तो कितने नंबर ऑफ सेटअप्स हैं आपके, वही सेटअप या प्रोडक्शन रन एक ही बात है, प्रोडक्शन रन या सेटअप, प्रोडक्शन रन, ठीक है। 36 और 24, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 670.59 से और 670.59 से, ठीक है। कितना आ जाएगा 24141.24, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना आएगा 16,094.16, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी इंस्पेक्शंस में आपको आएगा 149 पर इंस्पेक्शन, 149.41 पर इंस्पेक्शन, है ना। बताइए नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस कितने हैं, 30 एंड 10, है ना, 30 एंड 10। मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 149.41 एंड 149.41, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 4482.30, ठीक है। और यहाँ पर तो सीधा है 0.1, है ना। टोटल ओवरहेड्स कर लेंगे कितने, टोटल ओवरहेड्स, आपने ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूट, टोटल ओवरहेड्स कितने हैं आपके 41866.26 और 31934.5, 39134, 31934, ठीक है। 31,934 यही बोला है, ठीक है। फटाफट से ये हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो ये हमने किया यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपकी ओवरहेड्स निकल आए, पर हमें तो निकालनी है कॉस्ट, है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अलग से बना लेंगे यहाँ पर अपना फाइनल आंसर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, पर यूनिट, पी की और क्यू की, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल हमें पता है कितना है, क्वेश्चन में ही दे रखा है 6000 और 4000, है ना। वेजेस हमने पिछले वाले में कंप्यूट करी थी, वेजेस ₹6 पर आवर थी, है ना। हमने पिछले वाले पार्ट में कंप्यूट कर ली थी, कितनी थी 5760 और 600, है ना। ऐसे था, कितने घंटे थे यहाँ पर बताएंगे जरा एक बारी, 6 इंटू 960 था और ये था 6 इंटू 100, है ना। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स हमने यहाँ पर अभी कंप्यूट ही करे हैं, ओवरहेड्स एबीसी वाले, ठीक है। ये वाले ओवरहेड्स हैं 41,866.26 और 31,934.54। यहाँ हम टोटल कर दें अगर इसका, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 53,626.26 और यहाँ पर कितनी है 36,534.54, ठीक है। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। और प्रोडक्शन आपका यूनिट्स में आपको पता ही है 15,000 और 5,000, ठीक है। तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी अब, कॉस्ट पर यूनिट 3.58 एंड 7.31, ठीक है। ये आ गई आपकी कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। यहाँ तक ओके है?
0.01 कहाँ पर कम आ रहा है? सही तो आ रहा है 3.58 और 7.31। ठीक है, अच्छा 575 आ रहा है ना, तो 5 को उन्होंने 8 कर दिया होगा ना आगे से। ठीक है, तो राउंड ऑफ कर दिया था। ठीक है, तो ये आ गया आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ तक आपको निकालना था। ठीक है, ये आपका आंसर है इसका। अब एक जो मैं शुरू में आपको कह रहा था कि आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है, क्योंकि शुरू में अभी तक कोई कंफ्यूजन आई नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, कि कंफ्यूजन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ये कंफ्यूजन पेपर में ना आए, तो यहाँ पर अगर ये कंफ्यूजन आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आपने शुरू के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे थे कि आप क्या करते थे, जैसे हमने सबसे पहला एक क्वेश्चन जो किया था जिसमें कॉस्ट ड्राइवर्स वगैरह कंप्यूट किए थे या कंप्यूटेड भी थे। ठीक है, जैसे कौन सा क्वेश्चन किया था मैं आपको बताता हूँ। तो आपने जैसे क्वेश्चन 8 किया था। ठीक है, क्वेश्चन 8 किया था, थोड़ी देर के लिए देखेंगे। क्वेश्चन 8 किया था आपने आइसक्रीम वाला। ठीक है, कोको स्ट्रॉबेरी एंड वनीला मिला। 2 मिनट के लिए अगर इस क्वेश्चन को देखें तो जो इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी, ठीक है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स, है ना। आपने क्या किया था कि जितने भी तीनों प्रोडक्ट्स हैं, है ना, तीनों प्रोडक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स 35 जमा 30 जमा 15, ऐसा कुछ किया था ना आपने, याद आया होगा कि 35 जमा 30 जमा 15, 35 जमा 30 65 जमा 15 कितने किए थे आपने? 80। 80 से डिवाइड किया था जब आपने कॉस्ट पर ड्राइवर निकाला था, है ना, याद है। और फिर आप ये कहते थे कि ये जो इंडिविजुअल कॉस्ट नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर दिए हुए होते हैं यही टोटल होते हैं। ठीक है, इन्हीं का टोटल होता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे तो कई बारी बच्चों को कंफ्यूजन ये आती है कि इस वाले क्वेश्चन में क्या आपका डायरेक्ट मटेरियल कंसाइनमेंट रिसीव्ड 48 प्लस 52 कितना आता है? 100। लेकिन आपने कॉस्ट पर ड्राइवर निकाली है, कंसाइनमेंट रिसीव्ड कितने लिए हैं? 1960, है ना। आपने क्वेश्चन में लिए 1960, लेकिन जनरली हमने अभी तक पिछले क्वेश्चन में देखा था जितनी एक्टिविटीज दी होती थी सबका टोटल लेते थे और काम खत्म कर देते थे। ऐसा ही कुछ करते थे टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स निकालने के लिए। जितनी भी एक्टिविटीज दी हुई होती थी सबके इंडिविजुअल कॉस्ट ड्राइवर्स का टोटल करते थे। दैट विल बी टर्म्ड एज टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, और ये कंफ्यूजन आपको बहुत हद तक परेशान करेगी, ये फालतू का डाटा क्यों दिया हुआ है। जब आप चीजों को दोबारा रिवाइज करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि हमें ऐसे ही करना चाहिए था कि एक्टिविटी की कॉस्ट को 48 प्लस 52 100 से डिवाइड करके कॉस्ट पर ड्राइवर निकालना चाहिए था। हमें ना 1960 से डिवाइड नहीं करना चाहिए था, है ना, हमें तो 100 से डिवाइड करना चाहिए था, क्योंकि अब तक के क्वेश्चंस में हमने ऐसे ही किया। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में ही 1960 से डिवाइड क्यों किया? ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जब भी मैंने आपको बताया था कि जब आप नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स लेते हैं, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर लेते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर होता है जितने भी कॉस्ट ड्राइवर उस एक्टिविटी की कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए अगर वो एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, ठीक है, तो उसके जितने भी नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं सबका टोटल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में अलग बात क्या है? ठीक है, जो आइसक्रीम वाला क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 और इस वाले क्वेश्चन में अलग बात क्या है? क्वेश्चन 8 के ऊपर लिखा हुआ है AML इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग 3 टाइप ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, जो भी कुछ है वो यही है, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन का डाटा यही है। हम 3 आइसक्रीम बनाते हैं और तीनों की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तीन आइसक्रीम बनाते हैं, तीनों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास है और आपको तीनों की कॉस्ट निकालनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा हुआ है कि हम सेवरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 1000 प्रोडक्ट बना सकते हैं, लाख प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनमें से 2 की कॉस्ट निकालनी है। समझ आ रही है बात? ठीक है, कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से हमें 2 की कॉस्ट निकालनी है। तो अगर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से 2 की कॉस्ट निकालनी है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कौन सा होना चाहिए? 2 वाला, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स वाला, बहुत सारे प्रोडक्ट्स वाला, जितना भी टोटल क्लास में छुट्टी करने का यही नतीजा होता है। ठीक है, तो छुट्टी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बताते हैं। तो हम बात कर रहे थे
के टोटल। तो बेसिकली आपको जब भी एक्टिविटी वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर चाहिए वो आपको टोटल ऑर्गेनाइजेशन का चाहिए, ठीक है। आप ये ना सोचें कि जितने प्रोडक्ट्स की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं उनके इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर का टोटल करके टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमेशा हमें ऑर्गेनाइजेशन का टोटल चाहिए, ठीक है। और पहले वाले आइसक्रीम वाले क्वेश्चन में क्या था, ऑर्गेनाइजेशन का टोटल ही तीनों प्रोडक्ट का टोटल था, इसीलिए तीनों प्रोडक्ट का टोटल किया और ऑर्गेनाइजेशन का टोटल हमारे पास निकल आया, ठीक है। हाँ, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो अज्यूम किया जाता है कि इतने ही प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब उन्होंने साफ साफ क्लियरली लिखा है तो इसीलिए आपको वही लेना पड़ेगा जो क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्पेसिफिक चीजें, बहुत सारी चीजें आपको हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर से डिवाइड होता है। जब भी आप अपना पहला स्टेटमेंट बनाते हैं, जो स्टेटमेंट है आपका स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर्स एंड बेसिकली कॉस्ट पर ड्राइवर, उसमें जब आप नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स लेते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स होता है, ठीक है, ना कि वो वाले प्रोडक्ट्स का जो भी प्रोडक्ट्स हमारे कंसिडरेशन में। और किसी किसी क्वेश्चन में जितने प्रोडक्ट कंसिडरेशन में होते हैं उतने ही बना रही होती है कंपनी, ठीक है। तो कभी कभी हम उनका टोटल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज समझने वाली है, जो कंफ्यूजन आ सकती है बाद में उसको अभी यहीं पर रिमूव किया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चीज समझ ली कि ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए, तो तीसरा पार्ट क्या कहता है पढ़ेंगे, क्या कहता है तीसरा पार्ट, कंप्यूट द सेल्स वैल्यू पर क्वार्टर ऑफ कंपोनेंट के। कंपोनेंट के लिए सेल्स वैल्यू पर क्वार्टर निकालनी है आपको, या फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सेल्स वैल्यू पर क्वार्टर या सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। बेसिकली वही कंप्यूट करना है आपको कि कितने रुपए में हमें बेचना चाहिए, ठीक है, यानी कि कितना रेवेन्यू हमारा हर एक क्वार्टर में होना चाहिए ताकि हम टारगेट कंट्रीब्यूशन या टारगेट प्रॉफिट को भी अर्न कर पाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट के की अगर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट और निकाल दें, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट और निकाल दें तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब या तो हम क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लें ढंग से, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को प्लान करें, ठीक है, ढंग से। लेकिन अगर क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, ढंग से प्लान नहीं कर पाते हैं, तो अलग से चीजें बनानी पड़ेगी, ठीक है। और ये चीज आपकी वर्किंग नोट बन सकती थी, ठीक है। क्या कर सकते थे आप इसमें, यहीं पर ही आप लिख देते के, और के का डाटा भी निकल आता साथ ही साथ, है ना, के का भी डाटा साथ साथ निकल आता, इसे वर्किंग नोट बनाते, ये क्वेश्चन 2 का आंसर होता, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पार्ट थर्ड में आपको दोबारा से ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, है ना, दोबारा से कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और दोबारा से आपका टाइम कंज्यूम होने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें क्वेश्चंस को पढ़ करके प्लान कर लेनी चाहिए आपको इन एडवांस, और यही चीज आप प्रैक्टिस में करें। प्रैक्टिस करते टाइम ये नहीं कि भाई सीधी सीधी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को प्लान इस तरीके से किया जाए ताकि आपका पेपर टाइम में कंप्लीट हो जाए। 3 घंटे में पेपर कंप्लीट होना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है, और कॉस्टिंग का तो सच में बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। तो इसीलिए पेपर प्लान करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप प्लान करते तो इसे वर्किंग नोट बना सकते थे, ठीक है। अब मेरे को तो कुछ नहीं करना, वैसे से मिटाना है, मेरा तीसरा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हम फ्रेश बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, ठीक है। अब हम फ्रेश बना लेते हैं, कोई बात नहीं, पार्ट 3 अब फ्रेश बना लेते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ज्यादा नहीं मिटाना, ऐसे करना है, ठीक है। बस रेट क्यों चेंज करनी पड़ेगी, रेट तो कंपनी वाइज रेट है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड्स, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट पी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, प्रोडक्ट के, है ना। अब प्रोडक्ट के लिए हम एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, हम ये जो भी बना रहे हैं डाटा, ये 24,000 यूनिट्स के लिए है, ठीक है। इसके ऊपर अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। हमें 2 सालों का डाटा है, ठीक है, 2 सालों का डाटा दिया हुआ है कि 2 सालों में 24,000 यूनिट सप्लाई करने हैं, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि एक क्वार्टर की सेल्स वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अभी एक सस्पेंस क्रिएट करते हुए मैं 24,000 यूनिट्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, 2 सालों का इकट्ठा बनाता हूँ, ठीक है।
2 सालों को 8 क्वार्टर से डिवाइड कर देंगे, अपने आप क्वार्टर वाइज रेवेन्यू आ जाना है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, हर एक चीज को। अब कौन सी चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है उसकी बात अभी करते हैं। सबसे पहले ये सोचें कि हम 2 सालों का डाटा बना रहे हैं, हमें 2 सालों का देना है, ठीक है। 3 महीने का तो छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, और 1 क्वार्टर का तो छोड़ दें, हम 2 सालों का डाटा बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो बोलता है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। अब देखो उसने वैसे ऑल तो लिखा हुआ है कि द जॉब विल इन्वॉल्व इनिशियल डिजाइन कॉस्ट ऑफ ₹60,000 एंड द मैन्युफैक्चर विल इन्वॉल्व द फॉलोइंग पर क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर वाइज डिटेल दे रखी है, ठीक है। अब मैं इसको, आप इसे कॉपी ना करें बेशक, ठीक है, क्योंकि इसको मैं बाद में क्वार्टर वाइज बना करके ढंग से बताऊंगा, लेकिन मैं अभी इसे 24,000 यूनिट्स का कुछ समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कोई कॉपी ना करे। तो अगर हम बेसिकली क्वार्टर वाइज डाटा हमें दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है, प्रोडक्शन रन्स, इंस्पेक्शंस और ये सब बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर हम कहते हैं कि जो क्वार्टर वाइज डाटा दिया हुआ है, तो हमारे पास ये जो है 8 क्वार्टर में ये सारी चीजें खत्म होंगी, 24,000 यूनिट। अगर रिसीविंग मटेरियल में नंबर ऑफ कंसाइनमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंसाइनमेंट्स कितने हैं बताएंगे, 20 है ना। नंबर ऑफ कंसाइनमेंट्स कितने हैं, 20, ठीक है। 20 कंसाइनमेंट्स हैं, तो आपके 20 कंसाइनमेंट 1 क्वार्टर में है ना। और ये आपके कितने क्वार्टर का काम है, 8 क्वार्टर्स का, ठीक है। और एक कंसाइनमेंट की कॉस्ट कितनी है, 275.89, ठीक है। इसको मैं डबल डबल क्यों कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। से आप करेंगे कितना, मेरे को टोटल करके बताए, मल्टीप्लाई करके बताओ, लिखेगा कोई नहीं अभी, 44,142, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सेटिंग अप किस पर है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है ना। तो प्रोडक्शन रन कितने हैं, 6, ठीक है। 6 हर एक क्वार्टर में है, ऐसे कितने क्वार्टर का काम है ये, 8 क्वार्टर्स का है ना। तो कितना हो गया, 670.59, कितना हो जाएगा बताओ, हाँ जी, 32,183.52, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शंस, वो पर क्वार्टर कितने इंस्पेक्शन करता है बताएंगे, 24 इंस्पेक्शन, ठीक है। तो 24 इंटू 8 इंटू क्या, 149.4, कितना आ जाएगा, क्या 52 बोला, ये बताओ, 28684.8, ठीक है। 0.4, मतलब टाइम पास मत करो है, 28686.7, ठीक है, ये ठीक है। ऐसे करके आपने कर दिया, ठीक है। अब देखो हमें ऐसा लगता है कि ये 3 ही कॉस्ट है ना। हमें कभी कभी कंफ्यूजन, हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि यार ये 3 कॉस्ट है और प्राइम कॉस्ट जोड़ते हैं, उसमें मार्कअप जोड़ते हैं 25% और फटाफट से काम खत्म करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक कॉस्ट और भी इन्वॉल्व है, ठीक है, इनिशियल डिजाइन कॉस्ट। कुछ बच्चे जो ज्यादा समझदार होते हैं वो लगाते हैं इसको, ये तो यार रेलिवेंट कॉस्ट है, ठीक है। रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच लगाएंगे तो डिजाइन वाली कॉस्ट तो संक कॉस्ट पड़ी है, इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें तो रेलिवेंट कॉस्ट अप्रोच के होते हुए भी इसमें ये वाली कॉस्ट जुड़ेगी, ठीक है। ध्यान से पढ़ें, जरा ध्यान से पढ़ें शुरू से। ए पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है, ए पोटेंशियल कस्टमर जो आएगा है ना, अभी वो कस्टमर बन सकता है, अभी बना नहीं है, पहली बात, ठीक है। द अप्रोच द कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ 24,000 यूनिट्स ऑफ ए कंपोनेंट के टू बी डिलीवर्ड, ठीक है, इन लॉट्स ऑफ 3,000 यूनिट्स पर क्वार्टर। द जॉब विल इन्वॉल्व, ठीक है, जॉब विल इन्वॉल्व यानी कि हमें खर्चने हैं 60,000 रुपए, है ना, अभी खर्च नहीं हुए हैं, ठीक है। जो खर्च हो जाती है कॉस्ट वो संक कॉस्ट बनती है। तो कई बार हम सोचते हैं यार डिजाइन कॉस्ट संक कॉस्ट, छोड़ दो इसे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात
कि डिजाइन कॉस्ट 60,000 रुपए है, ये कंप्लीट ऑर्डर के लिए, कंप्लीट 24,000 यूनिट्स के लिए है। समझ में आ रही है बात? ये कंप्लीट 24,000 यूनिट्स के लिए है, तो इसको टोटल अगर आपको क्वार्टर वाइज निकालना है तो आपको 24,000 को 8 क्वार्टर से डिवाइड करके क्वार्टर वाइज एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, है ना, सीधी बात। या फिर अगर आप 24,000 डिजाइन की कॉस्ट लें तो बेसिकली जो भी डिजाइन की कॉस्ट है वो यहाँ पर लें, तो यहाँ पर आप 24,000 यूनिट्स के लिए टोटल ले सकते हैं। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि आप इसको 24,000 यूनिट्स के लिए बनाएं, लेकिन अगर आप 3,000 यूनिट्स के लिए भी बनाते हैं तो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इनिशियल डिजाइन कॉस्ट है, कहीं आप पूरी की पूरी 24 जितनी भी है 60,000 रुपए वो क्वार्टर में ही ना जोड़ दें, ठीक है। दैट इज टू बी अब्सॉर्ब्ड इन 8 क्वार्टर्स। समझ आ रही है बात? ठीक है। नाउ यू कैन प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट क्वार्टर वाइज, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्वार्टर वाइज ही बनाए हम, लेकिन चीजें याद रखें जरूर, ठीक है। ठीक है, ये जो 60,000 है ये पूरे 8 क्वार्टर्स की कॉस्ट है ना, और ये होगी, खर्च हुई नहीं हुई है, ठीक है, संक नहीं है, ये खर्च करनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो समझनी चाहिए हर बार, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बना रहे हैं 3,000 यूनिट्स के लिए, फालतू का काम इसलिए कराया ताकि आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आए, ठीक है। 3,000 यूनिट्स अब फटाफट से बनाएंगे, फटाफट से कर देंगे। 3,000 यूनिट्स के लिए तो सारा डाटा रेलिवेंट दे रखा है हमको। बेसिकली सबसे पहला है रिसीविंग मटेरियल्स, तो कंसाइनमेंट कितने हैं 24, है ना, 24 20, ठीक है, 20 इंटू 275.89, ठीक है, 5517.80, ठीक है। ये उसके बाद सेटिंग अप, नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं 6, है ना, तो 6 इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 4023.54, उसके बाद 24 इंटू 149.41 कितना आ जाएगा 3585.84, ये आ गया आपका, ठीक है। साथ में एक और चीज लिखेंगे, डिजाइन कॉस्ट, ठीक है। डिजाइन कॉस्ट कितनी आ गई आपकी 7,500, ठीक है। ये कैसे है, ये आपकी 60,000 है जो आपकी 8 क्वार्टर्स की कॉस्ट है ना, तो ये आ गया आपका 7,500। टोटल ओवरहेड्स कितने आ गए, बताएंगे कितने आ गए, इस पे स्टार लगा लेना, ठीक है, ताकि बाद में भी याद रहेगी ये। हाँ जी, 20627.18, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने किया, अब प्राइस रेवेन्यू पर क्वार्टर, स्टेटमेंट शोइंग रेवेन्यू पर क्वार्टर, है ना, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू पर क्वार्टर, यही तो निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू पर क्वार्टर फ्रॉम प्रोडक्ट के, क्वार्टर प्रोडक्ट के। अच्छा, मैंने कॉस्ट ही लिख दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने कॉस्ट ही लिख दिया था ऊपर, मैंने जानबूझ के कॉस्ट ही लिखा था, ठीक है, कि हम इसी में ही बना लें, ठीक है। टोटल ओवरहेड्स आप लिख सकते हैं, फिर आप यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल्स, मटेरियल्स कितना है 12,000, ठीक है। लेबर कितनी है आपकी, लेबर है आपकी 1,800, ठीक है, 300, ठीक है, 300 आवर्स हैं और 6 रुपए पर आवर की रेट है ना, तो ये आपका 1,800 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहता है 7th में, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट टोटल आ जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 34427.18 आपकी ये कॉस्ट हो गई, है ना। और ये आ गई आपकी अगर कॉस्ट, तो कहता है मार्कअप 25% है कॉस्ट पर, है ना, तो टोटल कॉस्ट ये आ गई आपकी, और मार्कअप आप लिखेंगे 25% ऑन कॉस्ट, कितना आ जाएगा 8606.79, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा बताए
6033.97, ये आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा पर क्वार्टर, टोटल रेवेन्यू पर क्वार्टर, ठीक है। और अगर आपको प्राइस पर यूनिट निकालना है, ठीक है, प्राइस पर यूनिट ऑफ के, वो कैसे निकालेंगे, 43,033.97 और एक क्वार्टर में हमने कितने यूनिट सप्लाई किए, 3000, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 14.34 पर यूनिट, ठीक है। ऐसे करके आपका पर यूनिट आ गया ये वाली, ठीक है, समझ आ गई बात। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपने समझी यहाँ पर वो डिजाइन वाली कॉस्ट, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज जो जिस पर स्ट्रेच करना है वो डिजाइन वाली कॉस्ट है, जो खर्ची नहीं गई है, खर्च होगी, और खर्च होगी तो पूरे कंप्लीट 8 क्वार्टर्स के लिए होगी, है ना। तो दैट इज टू बी चार्ज फ्रॉम एब्जॉर्ब फ्रॉम 8 क्वार्टर्स ओनली, तब हम उसे नहीं लेते, ठीक है। रेलिवेंट कॉस्ट ही चलाते हैं हम हमेशा, ठीक है, तो हम उसे नहीं लेते, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो ये सोचने की बात है कि मतलब अगर वो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है, ठीक है। वो कहता है कि अगर उसने कहा है कि टोटल कॉस्ट पर आप बेसिकली 25% चार्ज करो, तो आप जरूर चार्ज करते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट पर, फिर चाहे रेलिवेंट हो चाहे ना हो, क्योंकि रेवेन्यू जब हम चार्ज करते हैं बेसिकली और उन्होंने लिखा होता है टोटल कॉस्ट पर, तो टोटल कॉस्ट पर ही प्राइस डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि व्हाट इज द मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, इन दैट केस आपको रेलिवेंट कॉस्ट लेना ही पड़ता, ठीक है। उस केस में आपके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपसे चाहता क्या है, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बेसिकली। तो ये हमने किया फटाफट से ये, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने ये कर लिया फटाफट से, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन हमने अभी जो किया वो था क्वेश्चन 14, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आपको मैं और कराने वाला हूँ, ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन ये एक्टिविटीज 3 है और डिस्ट्रीब्यूशन में रीडिस्ट्रीब्यूशन भी है, हाँ, क्योंकि इन्वॉल्व है ना, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है एक्टिविटीज की कॉस्ट, ठीक है। ये पहले इसकी कॉस्ट निकलेगी, फिर इसकी कॉस्ट के बाद इन एक्टिविटीज की कॉस्ट निकलेगी, है ना। पहले आपने इसकी कॉस्ट निकाली है, फिर उसके बाद सारी और कॉस्ट निकाली है, हाँ, ठीक है। इनकी मेन कॉस्ट निकालनी है आपको, लेकिन इनकी मेन कॉस्ट जब निकलेगी जब ये निकलेगा, हाँ, ठीक है। फिर इन तीनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 13,91,250 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 कितना है, नहीं क्वेश्चन 16, अच्छा मैंने भी कराया आपको क्वेश्चन, दिखाओ, ठीक है, मेरे पास पुरानी बुक है, ठीक है। क्वेश्चन प्लीज बात ना करें तो ज्यादा अच्छा, क्वेश्चन 17 कराएं, है ना, चलिए क्वेश्चन 17 कराएं, ठीक है। इतना लंबा था ही नहीं, बिल्कुल भी क्वेश्चन लंबा थोड़ी था, ठीक है। दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, ठीक है। क्वेश्चन, गलती किसकी है, क्वेश्चन 17, ठीक है, क्वेश्चन 17 लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। क्या कहते हैं, RST Limited specializes in the distribution of pharmaceutical products. It buys from the pharmaceutical companies
and resell to each of 3 different markets: general supermarket chains, drug store chains and chemist shops. ठीक है, कहता है जनरली क्या करता है, एक कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में लगी हुई है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का ही काम है, मैन्युफैक्चर का काम नहीं है. ठीक है, ये क्या करती है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से प्रोडक्ट्स को बाय करती है और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स में सेल करती है. ठीक है, ये इसका काम है. ठीक है, और जो 3 डिफरेंट मार्केट्स हैं वो ये हैं: जनरल सुपरमार्केट चेन्स, ड्रग स्टोर चेन्स एंड केमिस्ट शॉप. ठीक है, इन लोगों को सप्लाई. ठीक है, ड्रग स्टोर चेन्स लिखा है. ठीक है, अभी पिछले जैसे पीछे खुला था आपका सुभिक्षा. ठीक है, सुभिक्षा में सुभिक्षा की मेडिकल वाली चेन भी थी. ठीक है, उन्हीं के नाम से केमिस्ट थे. हाँ, रेलिगेयर तो बहुत बड़ी कंपनी है. ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है. ठीक है, वो मेडिसिन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग. ड्रग स्टोर चेन. ठीक है, क्या, हाँ, तो बेसिकली जैसे अभी पिछले मैंने वही तो एग्जांपल दिया, जैसे पिछले कुछ टाइम पहले सुभिक्षा नाम से एक रिटेल शॉप था. ठीक है, और वहां पर उनका मेडिकल स्टोर भी था. ठीक है, उनके पास उनके मेडिकल स्टोर्स भी थे. ठीक है, तो उसी नाम से वो जाने जाते हैं, मेडिकल स्टोर, जो मतलब एक उनका एक पर्टिकुलर ब्रांड है. ठीक है, इसका मतलब हुआ ड्रग स्टोर चेन. ठीक है, यानी कि बेसिकली उस पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर का नाम है, जैसे डॉक्टर पैथ लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब है ना. तो ये जो पैथोलॉजी लैब है, इसके नाम से कई जगहों पर ये लैब है ना, तो ये एक इनकी चेन है पैथ लैब की. ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली चेन्स का मतलब ही यही है कि जब हम एक ही नाम से बहुत सारी जगहों पर अपने बहुत सारे आउटलेट्स खोलते हैं. ठीक है, तो ऐसे करके है. उसके बाद वो क्या कहता है, कहता है कि the following data for the month of April 2004 in respect of RST Limited has been reported. ये है एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी दे रखा है. बेसिकली उन्होंने एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है पर डिलीवरी, और नंबर ऑफ डिलीवरीज दे रखा है ना, सीधी सी बात. तो उन्होंने बता रखा है कि जो उन्होंने सेल वगैरह की उसमें हर एक डिलीवरी पर उनका रेवेन्यू इतना आता था, हर एक डिलीवरी की कॉस्ट इतनी थी और नंबर ऑफ डिलीवरीज इतनी थी. ठीक है, तो इससे आपको हर एक प्रोडक्ट, हर एक यू कैन से लाइन का, हर एक सेलिंग लाइन का प्रॉफिट पता चल जाएगा कि हर एक सेल सेंटर से हर एक कितना प्रॉफिट आता है. ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि इन द पास्ट आरएसटी यूज्ड ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ठीक है, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. ठीक है, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो to evaluate the relative profitability of its distribution channels, है ना, यानी कि वो जीपी रेशियो को कंसीडर करके उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करता था. ठीक है, द कंपनी प्लान्स टू यूज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉर एनालाइजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड द एक्टिविटी एनालिसिस ऑफ आरएसटी लिमिटेड इज एज अंडर. ठीक है, एक्टिविटी एनालिसिस आपके पास ये है कि एक्टिविटी एरिया, कुछ एक्टिविटी एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किए. कस्टमर परचेजिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग. ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर बता दिया इसका. लाइन आइटम ऑर्डरिंग, इसका कॉस्ट ड्राइवर बता दिया. ठीक है, स्टोर डिलीवरी, इसका कॉस्ट ड्राइवर बता दिया. फिर कार्टन्स डिस्पैच टू कस्टमर स्टोर्स, इसका बता दिया आपको. शेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर, ये बता दिया. ठीक है, यानी कि उन्होंने मेनली 5 कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करे, 5 एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करी और उन 5 के कॉस्ट ड्राइवर्स को कंप्यूट भी किया. ठीक है, उसके बाद द अप्रैल 2004 ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, यानी कि जो ओवरहेड की कॉस्ट है अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, उसके अलावा ये जो कॉस्ट है वो ये है 8,27,960 रुपए. ठीक है, these operating costs are assigned to 5 activity areas and the cost of each area and the quantity of the cost allocation basis used in that area for April 2004 is as follows. यानी कि उस कॉस्ट को उन्होंने बाइफरकेट करके दिया. ठीक है, एक्टिविटी वाइज टोटल 5 एक्टिविटीज हैं, 5 एक्टिविटीज को करने में 8,27,960 रुपए खर्च हो जाते हैं, है ना, और 8,27,960 रुपए का ब्रेकअप जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ब्रेकअप ये है. ठीक है, और उनके कॉस्ट ड्राइवर्स भी दिए हुए. ठीक है, और अदर डाटा दिया हुआ है आपको, अदर डाटा फॉर अप्रैल 2004. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर, ये सब आपको दे रखा है. ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए.
तो यानी कि ये पूरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पूरा डाटा हमारे पास है, हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर बनाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहला कंप्यूट द फॉर अप्रैल 2004 ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ इट्स 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कंप्यूट RST's लिमिटेड टोटल इनकम। अच्छा, सिंपल सी तो बात है, उसने आपसे कहा है कि ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज आप निकाल लो और RST लिमिटेड की टोटल इनकम को कंप्यूट कर डालो। ठीक है, तो दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे कैसे लिखेंगे, कैसे करना है आपको, ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकालना है। सिंपल सी बात, हर एक डिलीवरी का आपको रेवेन्यू दिया हुआ है, हर एक डिलीवरी की आपको कॉस्ट दी हुई है ना, दोनों को माइनस करो आपस में, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकल आना है ना। नहीं, ठीक है, नहीं, उससे अलग है, देखो लिखा हुआ है द अप्रैल 2004 ऑपरेटिंग कॉस्ट अदर देन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी ग्रॉस मार्जिन में तो नहीं आएगा ना। ठीक है, वो नेट मार्जिन में आएगा आपका। ठीक है, फटाफट से आप निकालेंगे। ठीक है, करें, फटाफट से करेंगे इसको। तो अगर आप डिलीवरी से भी निकालो ग्रॉस मार्जिन तो भी वही आएगा, और आप नंबर ऑफ डिलीवरी से मल्टीप्लाई कर दो तो भी ग्रॉस मार्जिन वही आएगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, टोटल इनकम निकालने के लिए आपको जरूर नंबर ऑफ डिलीवरी से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अब जरा हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, 17 है ना, क्वेश्चन 17 कर रहे हैं। यहाँ पर आप निकालेंगे स्टेटमेंट शोइंग ग्रॉस मार्जिन पर डिलीवरी। ठीक है, जो उन्होंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिलीवरी, कितनी बार हमने डिलीवर किया। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, एवरेज रेवेन्यू पर डिलीवरी, एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी, नंबर ऑफ डिलीवरी। ठीक है, हमने कितनी बार ही गुड्स को डिलीवर किया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका बेसिकली क्या, कौन प्रोडक्ट कौन कौन से आपके हैं, ये है आपका जनरल सुपर मार्केट चेन्स। ठीक है, सुपर मार्केट चेन्स। ठीक है, ड्रग स्टोर और केमिस्ट शॉप। ठीक है, ये हमने किया। तो फटाफट से अगर हम लिखेंगे रेवेन्यू पर डिलीवरी, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेवेन्यू पर डिलीवरी कितना दिया हुआ है आपको, 84975। ठीक है, 28875। ठीक है, 5445। ठीक है, ये आ गया आपको। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी, COGS पर डिलीवरी। ठीक है, इसको आप जरूर एब्रीवेशन में लिख COGS। ठीक है, इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही समझा जाता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डिलीवरी कितनी कितनी है, 82,500, 37,500, 27,500। ठीक है, और 4,950। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा मार्जिन। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन पर डिलीवरी। ठीक है, पता चल जाएगा, माइनस कर देंगे दोनों को, है ना, अगर ये A है और ठीक है, तो ये हो जाएगा C बराबर A माइनस B, कितना आ जाएगा बताएंगे, 2475, 1375 और 495। ठीक है, ये आ गया आपका बेसिकली मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन पर डिलीवरी। ठीक है, अगर आप इससे ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली निकल जाएगी आपकी, देखें निकल जाती है। ठीक है, तो आपकी ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज जब आप निकालेंगे
तो ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज है, ठीक है, वो क्या है ना, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना, यानी ए मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा बताएंगे, 2.91%, 4.76%, 9.09%, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में उसने लिखा था क्या पूछा था आपसे, कंप्यूट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज फॉर ईच ऑफ 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड कंप्यूट RST टोटल इनकम, टोटल इनकम भी निकालनी है हमें, है ना। तो टोटल इनकम निकालने में देरी क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऑफ डिलीवरीज तो लिखें पहले, है ना, नंबर ऑफ डिलीवरीज कितना कितना 330, 825 और 2750, है ना, 330, 825 और 2750, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो आपका आराम से निकल आएगा टोटल जीपी, है ना, टोटल ग्रॉस मार्जिन, इसको मैं नाम देता हूं डी, ठीक है, टोटल ग्रॉस मार्जिन कितना मल्टीप्लाइड बाय डी, रुपीज 8,16,750, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है 11,34,375, ठीक है। उसके बाद कितना आता है 13,61,250, ये आपने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि उसने टोटल इनकम पूछी है, तो टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको लिखना चाहिए टोटल जीपी, टोटल ग्रॉस मार्जिन, है ना। टोटल ग्रॉस मार्जिन कितना है आपका बताएंगे, इन तीनों का टोटल, इसका और इसका और इसका टोटल यहाँ पर लिख रहे हैं हम कितना 37,12,375, ये कहाँ से आया, इन तीनों का टोटल आया ये, ठीक है, ये हमने इन तीनों का टोटल लिखा है। उसके बाद दूसरी चीज क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, है ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपार्ट फ्रॉम COGS दे रखा है उसने, है ना, कितने दे रखे हैं 8 लाख कुछ, 8,27,960, 8,27,960 ये आ गया आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा नेट इनकम, नेट इनकम कितनी आ जाएगी 24,84,415, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको, बस प्रॉफिट निकालना था, है ना। तो कई बारी हम चीजों के नए नए नामों से दिक्कत में जाते हैं, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है भाई, ठीक है, पता ही नहीं, ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, है ना, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है, हाँ तो बचपन ही तो था आपका, तो फटाफट से हम बात करते हैं आगे, ठीक है। क्या कहता है, कहता है सेकंड में बोलता है कंप्यूट द अप्रैल 2004 रेट पर यूनिट ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन बेस फॉर ईच ऑफ द 5 एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या है कि आपको कॉस्ट पर ड्राइवर कंप्यूट करनी है हर एक एक्टिविटी के लिए, है ना, यानी कि स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटी, कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर्स एंड कॉस्ट पर ड्राइवर, ठीक है, वो वाला स्टेटमेंट बनाना है दूसरे में, ठीक है। तो बनाए साथ साथ फटाफट, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ
एक्टिविटीज कॉस्ट एंड कॉस्ट पर ड्राइवर। ठीक है, अब हम नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं अपना स्टेटमेंट वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं आइडेंटिफाइड है ना। एक्टिविटीज आइडेंटिफाइड है कौन कौन सी। पहली एक्टिविटी है आपकी कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, है ना। तो मैं लिखता हूँ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी कौन सी है हमारे पास, लाइन आइटम ऑर्डरिंग। लाइन आइटम ऑर्डरिंग। ठीक है, तीसरी एक्टिविटी है आपकी स्टोर। उसके बाद चौथी एक्टिविटी है आपकी कार्टन्स डिस्पैच टू स्टोर। कार्टन्स डिस्पैच। ठीक है, उसके बाद कार्टन्स डिस्पैच के बाद शेल्फ स्टॉकिंग। ये आपकी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी की कॉस्ट आपको पता है, क्वेश्चन में दी हुई है, यस। ठीक है, कितनी दी हुई है कॉस्ट, 2,20,000 पहली एक्टिविटी की, है ना। दूसरी एक्टिविटी की कितनी दे रखी है, 1,75,550। तीसरी वाले की 1,95,250, 2,09,000 और 28,160। ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर उन्होंने कंप्यूट ही कर रखा है, क्वेश्चन में बता ही तो रखा है, क्या हमें सोचना थोड़ी है। कॉस्ट ड्राइवर कौन कौन सा है, पहले वाले का परचेज ऑर्डर, है ना। पहले वाले का है परचेज ऑर्डर, दूसरे वाले का है लाइन आइटम्स पर परचेज ऑर्डर। लाइन आइटम्स पर परचेज ऑर्डर, है ना। तो लाइन आइटम्स लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टोर डिलीवरीज। स्टोर डिलीवरीज, इसका है कार्टन्स डिस्पैच्ड और इसका है आपका कितना, आर्स, शेल्फ स्टॉकिंग आर्स, है ना। ये आ गया। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ड्राइवर लिख दिया, तो नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। तो आप बताएंगे फटाफट से, पहले वाले के 5500 ऑर्डर्स है ना, 5500 ऑर्डर्स। दूसरे वाले के 58,250 लाइन आइटम्स। ठीक है, फिर 3905 स्टोर डिलीवरीज, 2,09,000 कार्टन्स एंड 1760 आवर्स। ठीक है, ये आ गया। ये आ गया तो आप लिखेंगे कॉस्ट पर ड्राइवर। ये कितना आ जाएगा आपका, बताएंगे, ₹40 पर ऑर्डर। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ₹01 पर आइटम, है ना। उसके बाद ₹50 पर डिलीवरी। उसके बाद ₹1 पर कार्टन। ठीक है, उसके बाद ₹16 पर आवर। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। सेकंड वाले के पार्ट का आंसर कितना आसान था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं आगे, कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन अप्रैल 2004 using the activity based costing information. Comment on the result. What new insights are available with activity based costing information. कहता है कि अब आप क्या करो, ऑपरेटिंग इनकम देखो। पहले प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे वो डायरेक्टली एलोकेबल नहीं थे, है ना। हमने क्या किया था, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को टोटल माइनस कर दिया था, है ना।
अब उन्होंने क्या करा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करी और उन्होंने कहा कि हम और अच्छे तरीके से प्रोडक्ट वाइज या सेगमेंट वाइज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, है ना, हर एक सेगमेंट का एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाला जा सकता है। तो अब हमारे पास ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले सेगमेंट वाइज प्रॉफिट निकालें, सारे सेगमेंट्स के लिए प्रॉफिट निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सभी का है ही है, जो हमने जीपी निकाला था, ठीक है। तो उसको हम बेसिकली वहीं से ही उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, बेटाऊँ इसे, कर लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से आपके पास हैं। एक तो आपके पास जनरल सुपरमार्केट चेन्स, है ना, उसके पास है आपके पास है ड्रग स्टोर चेन्स, है ना, उसके बाद है केमिस्ट शॉप, ठीक है, ये है आपके पास। और आप बिल्कुल लिख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन फ्रॉम पार्ट 1, ठीक है, अलग से यहाँ पर आपकी जरूरत नहीं है। ग्रॉस मार्जिन फ्रॉम पार्ट 1 अबव, पार्ट 1 अबव, वहां जब निकला है तो यहाँ पर दोबारा क्यों निकालें, ठीक है। बिल्कुल आप लिख सकते हैं कि वहां पर हमने ग्रॉस मार्जिन निकाल रखा है। और कितना निकाल रखा है ग्रॉस मार्जिन फ्रॉम पार्ट 1 अबाउ, टोटल ग्रॉस मार्जिन निकाल रखा है ना आपने, कितना कितना, जो टोटल निकाला था आपने, ठीक है, टोटल जो निकाला था पर डिलीवरी नहीं, जो टोटल निकाला था, जी, पर डिलीवरी 8,0750, 11,34,375, 13,61,250, ठीक है। ये आपने ग्रॉस मार्जिन टोटल निकाला था, क्योंकि आपको टोटल ऑपरेटिंग इनकम चाहिए। अब ग्रॉस मार्जिन से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे, है ना। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर हम लगा देते हैं एक बार, ठीक है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको निकालने पड़ेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से निकालने पड़ेंगे। पहला कौन सा है आपका, ठीक है, परचेज ऑर्डर कॉस्ट, प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपने अभी कॉस्ट पर ड्राइवर निकाला है एट द रेट रुपीज, कितना निकाला, 40 पर ऑर्डर। ये आपने अभी पिछले वाले स्टेटमेंट में निकाला है, स्टेटमेंट 2 में, ठीक है। अगर ये 40 है तो आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके पास है 385, 990, 15, 4,125, यस, ठीक है। जरा इसका टोटल करें, कितना आता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, करें एक बार फालतू का काम थोड़ा सा। 5500 आ गया। अब पता चला कि कंपनी के पास 3 ही सेगमेंट है, कंपनी 3 ही सेगमेंट में बेच रही है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी वही है जो इंडिविजुअल है ना। और वेयर कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग सेवरल प्रोडक्ट, तो टोटल मैच हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अगर सेवरल प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको तो मैच हो जाएगा। लेकिन उसमें से अगर कुछ प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो देयर इज नो चांस टू मैच द टोटल, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपका मैच नहीं होगा, यहाँ पर मैच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 40 इंटू 40, कितना कितना आ गया बताएंगे, 15,400, 39,600, 1,65,000, ठीक है, ये हो गया। सेकंड में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टोर्स, बेसिकली दूसरी आपकी लाइन आइटम्स, है ना, लाइन आइटम्स के लिए कितनी है, एट द रेट 3.01 पर आइटम, है ना, ये निकाला था, ठीक है। तो 3.01 पर आइटम है आपकी ये चीज, तो आपकी कितनी लाइन आइटम्स है, एवरेज, देखो ध्यान से देखेंगे, एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर दिया हुआ है ना। आपको टोटल नंबर ऑफ लाइन आइटम्स निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ लाइन आइटम्स पर ऑर्डर दिया हुआ है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ लाइन आइटम्स है ये,
है ना, 385 इंटू 14, ठीक है। पर ऑर्डर में 14 लाइन आइटम्स हैं, तो कितने ऑर्डर्स हैं हमारे पास, 385, है ना। तो पर ऑर्डर में ऐसे करके और मल्टीप्लाई किससे करना है, 3.01 से। तो फटाफट से करेंगे, कितना आ जाएगा, 16, 223, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहते हैं, अगला वाला देखेंगे, अगली वाली जो है आपके पास, तो आपके पास ऑर्डर्स है 990 और हर एक ऑर्डर में लाइन आइटम्स कितनी है, 12, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3.01 कितना आ जाएगा, 35758.80, ठीक है। उसके बाद है 4125 इंटू 10 इंटू 3.01, ठीक है, कितना आ जाएगा, हाँ जी, 124162.5, ठीक है, 1,24,162.50, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। थर्ड चीज क्या थी आपकी, स्टोर डिलीवरी, है ना, स्टोर डिलीवरी @ कितना था, ₹50, 40 या 50, 50 पर डिलीवरी, है ना, ये आपने अभी निकाला था। तो आपकी नंबर ऑफ डिलीवरी इस क्वेश्चन में दे रखा है 330, 825 और 2750, 330, 825 और 2750, और आपके पास एक से 50 हो जाएगा, 16,541, 250, 1,37,500, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद अब चौथी की, कार्टन्स डिस्पैच्ड, कार्टन्स डिस्पैच्ड @1 पर कार्टन, ठीक है। तो कितने कार्टन हैं यहाँ पर, देखो देखो लिखा हुआ है एवरेज नंबर ऑफ कार्टन शिप्ड पर स्टोर डिलीवरी, ध्यान से समझने वाली बात है। तो पर स्टोर डिलीवरी है 330, कार्टन शिप की है 300, और मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो कितना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आगे कहता है 80 शिप की है, 80 हमने कार्टन शिप की है बेसिकली, तो 825 इंटू 80 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 66,000। उसके बाद आगे 16, तो 2750 इंटू 16 इंटू 1, ठीक है, कितना आ जाएगा, 44,000, ये आपने कर लिया। उसके बाद आगे क्या कहता है, शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स ₹16 पर आवर, है ना। अब शेल्फ स्टॉकिंग आवर भी पर डिलीवरी दे रखा है ना। तो नंबर ऑफ डिलीवरी 330 है और शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स है 3, है ना, और मल्टीप्लाई कर देंगे 16, कितना आ जाएगा, हाँ जी, 15,840। ऐसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ डिलीवरीज है 825 और शेल्फ स्टॉकिंग आवर है 0.6, है ना। तो 0.6 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 7920। उसके बाद यहाँ पर डिलीवरीज है 2750 और उसमें 0.1 आ रहा है, ठीक है, इंटू ₹16, तो कितना आ जाएगा, 4400, ठीक है। यहाँ तक आप टोटल निकालोगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, या ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। यही लिख देता हूँ, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट जनरल सुपरमार्केट चेन्स और केमिस्ट शॉप, ठीक है, ये है। थोड़ा खुला खुला नहीं रहेगा, दिखने में दिक्कत होगी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऊपर, ठीक है, इसे मिटा करके, ताकि आपको साफ साफ
ठीक है। टोटल ओवरहेड्स, टोटल ओवरहेड्स कितने आ गए आपके, अब बताएंगे। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट आई है वो आपकी कितनी आई है, नीचे से मैं ऊपर लिख देता हूँ, कितना आ रहा है 162,963.5 या 90, ठीक है। और इसके बाद ये टोटल कितना आया 190,528.80, ठीक है। उसके बाद 475,062.5, ठीक है, ऐसे समझ आ रही है बात। तो अब आपने ये कर लिया तो आपका नेट रहेगा, नेट ऑपरेटिंग इनकम आप निकाल लो सकती, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो और ये आपका ए है, तो नेट ए माइनस बी, ये आपकी 6537.1, तो 87 कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, या 0.1 लगा ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितनी आएगी 943,846.2, और कितनी आएगी आगे बताएं 886, क्या हो गया 886,187.50, क्या आएगा 187 आ रहा है और आपका 783 आ रहा है, तो कहीं आपने बुक में 783 आ रहा है, आपका 187 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने टोटल में मिस्टेक करी है, ठीक है। ये टोटल आप चेक करें दोबारा से, आपका टोटल ठीक है, ठीक है, ये टोटल ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलती, ठीक है, जब दो आंसर ठीक आ गए तो तीसरा भी आंसर ठीक आना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। आप लोगों ने टोटल में कहीं मिस्टेक करी है, ठीक है। 500-600 रुपए का ही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं, ठीक है। आर्टिकल्स के लिए तो 500-600 रुपए बहुत होते हैं ना ठीक है। टोटल में कहीं आपने मिस्टेक करी है कहीं ना कहीं, ठीक है, जरूर, ठीक है, नहीं तो इसीलिए आपका ये आंसर ऐसा आ रहा है, ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं देखूं मेरे पास इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे 14, क्वेश्चन 17, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 17, 187.5 ही आ रहा है, ठीक है, 886,187.50, ठीक है, यही आंसर आ रहा है। हो सकता है इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई हो, ठीक है, तो ये आप इसको अकॉर्डिंगली ठीक कर लेंगे, ठीक है। 187.5 ही आ रहा है, ठीक है, आपका आंसर यही है, इसको आप अकॉर्डिंगली बुक में ठीक कर लेंगे, बुक में करेक्ट करेंगे, आपका आंसर यही है, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन था। आप वो कहते हैं कि क्या नई चीजें पता चली आपको, तो नई चीजों के लिए आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली फिर से नेट प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हो, है ना, नेट प्रॉफिट का, क्योंकि आप पहले ग्रोस प्रॉफिट के रेशियो पे रिलाई कर रहे थे, ठीक है, और ग्रोस प्रॉफिट की प्रॉफिटेबिलिटी देख करके आप चीजों को समझ रहे होगे कि आपका ये वाला ऑपरेशन अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, लेकिन नाउ ऑनवर्ड्स यू कैन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो ऑल्सो, है ना। और नेट प्रॉफिट रेशियो जब आप का निकलेगा तो आपके हर एक प्रोडक्ट लाइन की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में करेक्ट अंदाजा लगाया जा सकता है ना। यही पूछा है ना उसने कि आपको क्या नया नया बेसिकली पता चला, ठीक है। तो बेसिकली वो जो नई चीज पता चली वो आपको ये पता चली
कि आप नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल पाओगे। नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल करके देखना तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि आपका कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है ना। बेसिकली ऐसे करके और ज्यादा पता चल जाएगा आपको। जैसे अभी केमिस्ट शॉप लग रहा है आपको, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर कितने सारे ओवरहेड्स एलोकेट हुए हों और उसकी वजह से इसका जो भी रेवेन्यू है वो कम आ गया हो, है ना। तो ऐसे करके आप बेसिकली निकाल सकते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, वो निकाल करके आप चेक करेंगे। लास्ट पॉइंट है इसका, डिस्क्राइब द 4 challenges one would face in assigning the total April 2004 operating cost to of 827,960 to 5 activity areas। क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं हमें कॉस्ट को सेग्रीगेट करते टाइम, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम, क्योंकि बेसिकली हमें क्या करना है, हमारे पास बहुत सारी कॉस्ट होंगी, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको कि इन्होंने 5 एक्टिविटीज में आइडेंटिफाई किया, तो हमारे पास बहुत सारी कॉस्ट होंगी, हमारे पास एक सीरीज ऑफ ओवरहेड्स होंगे जिनको उन्होंने 5 जगह एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। तो प्रॉब्लम क्या अराइज हो सकती है कि आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में कोई एक पर्टिकुलर कॉस्ट किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से बिलोंग ना करती हुई दिखे, है ना, वो एक से ज्यादा एक्टिविटी से बिलोंग करती हुई दिखे, तो दिक्कत ये आएगी आपको कैसे कौन सी एक्टिविटी में डालें, ठीक है, समझ आ रही है बात। कई बार ऐसा लगेगा कि इस एक्टिविटी से भी बिलोंग कर सकती है और दूसरी एक्टिविटी से भी बिलोंग कर सकती है, ठीक है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि कुछ यू कैन से कि मेरे को कुछ एक फनी एग्जांपल ढूंढना है, ठीक है, तो फनी एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ मैं कि कुछ और ऐसा कुछ हो सकता है कि कई बार जहाँ आप 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर पाए चीजों को, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको एडमिशन लेना है कॉलेज में, ठीक है, नई क्लास में एडमिशन लेना है, तो आपके 2 सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, ठीक है, एंड यू आर बेसिकली यू आर इन कंफ्यूजन कि आपको कौन सा वाला स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, है ना। कि हमारे तो मेरे को ये लग रहा है कि इसमें भी अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, साइंस में भी अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तो पीसीएम ले लूं या फिर कॉमर्स लेकर के सीए बनना चाहूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मेरा मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग है और बहुत सारी और चीजों में मेरा इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो कई बार ऐसी कंफ्यूजन से राइज हो सकती है कि कौन सी एक्टिविटीज को, कौन सी कॉस्ट को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डाला जाए, ठीक है। कभी कभी डाटा इनसफिशिएंट होता है ना, डाटा इनसफिशिएंट होता है और इनसफिशिएंट डाटा से हमें चीजें दिक्कत अराइज करवा सकती हैं, ठीक है, कि टोटली डाटा अवेलेबल है, पर्टिकुलर चीजें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। कभी कभी इनसफिशिएंसी ना हो, कभी कभी ये भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हम डिटेल्ड कॉस्ट को निकालते टाइम बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ेगा। जब भी हम छोटी छोटी कॉस्ट को निकाल करके बाइफरकेट करना चाहेंगे तब हमें बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है ना, कि डाटा की इनसफिशिएंसी के साथ साथ बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं कि कॉस्ट ही इंक्रीज हो गई, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को बाइफरकेट करने की कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो ऐसे कुछ एरियाज हो सकते हैं जो आप आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं कि आपके कौन कौन से चैलेंजेस होंगे जो आप बाइफरकेट करने में, ऑपरेटिंग कॉस्ट को बाइफरकेट करने में बेसिकली आपको फेस करने पड़ेंगे। तो उनमें से पहला चैलेंज क्या हो गया, sometimes it basically sometimes some activities or some cost can be, you can say, can be eligible for लिखें फटाफट से लिखें, पहले सारी चीज लिखें, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, sometimes some activities can be eligible, sometimes some activities can be eligible, ठीक है, to be retained or to be included, ठीक है, some activities to be retained or to be included in more than one activities, ठीक है। तो हमको ऐसा कभी कभी लगता है कि हमारे एक से ज्यादा एक्टिविटीज हो सकती हैं, एक से ज्यादा एक्टिविटी एरिया में ये आ सकती हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं कि बेसिकली इनको, ठीक है ना, ऐसा करके कर सकते हैं। और एक और चीज क्या बताई थी मैंने आपको, दूसरा पॉइंट क्या बताया था
कि कभी कभी आपको टेक्निकल इनफिजिबिलिटीज भी झेलनी पड़ सकती है ना, डाटा की इनसफिशिएंसी होगी, जब डाटा की इनसफिशिएंसी होगी, इनसफिशिएंसी ऑफ डाटा कैन ऑल्सो कॉज अ मेजर प्रॉब्लम, है ना। लेकिन दूसरी चीज, इनसफिशिएंसी ऑफ डाटा कैन कॉज insufficiency of data can also cause a major problem, ठीक है, in allocating different cost to different activities, है ना, ऐसे करके insufficiency of data हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और बहुत सारी चीजें, और क्या हो सकता है, और अभी आपको बताया था, ठीक है। और क्या हो सकता है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोर देन वन कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई होता हो किसी एक्टिविटी से रिलेटेड, है ना, कि आपको लगता है कि ये जो एक्टिविटी है ये एक से ज्यादा कॉस्ट ड्राइवर से बेसिकली बिलोंग करती है ना। पहला पॉइंट ये था कि एक कॉस्ट को एक से ज्यादा एक्टिविटी में इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि एक कॉस्ट का, तुमने यही समझा था, ठीक है, गलत बात, ठीक है। हमने ये कहा था कि एक कॉस्ट को एक से ज्यादा एक्टिविटी के एंड के अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज हम ये कह रहे हैं कि एक एक्टिविटी से रिलेटेड भी एक से ज्यादा कॉस्ट ड्राइवर्स हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा कॉस्ट ड्राइवर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, ठीक है, देयर में बी, ठीक है, परसों, ठीक है, देयर में बी मोर देन वन कॉस्ट ड्राइवर belonging to a certain activity, ठीक है, देयर में बी मोर देन वन कॉस्ट ड्राइवर belonging to a certain activity, belonging to a certain activity, ठीक है। अभी तक आपने 3 पॉइंट कौन कौन से लिखे, पहला के एक सर्टेन कॉस्ट कैन बी रिटेन्ड इन मोर देन वन एक्टिविटीज, और डाटा इंसफिशिएंसी में मतलब बेसिकली सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपने लिखा कि कॉस्ट ड्राइवर एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ, ठीक है, एक और चीज लिखेंगे कि एक और प्रॉब्लम हो सकती है आपके पास कि आपको एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करने में ही दिक्कत हो, है ना, कि आपकी एक्टिविटीज ही डिफाइंड ना हो। सबसे पहली चीज कि आपकी एक्टिविटीज ही डिफाइंड ना हो, है ना, कि यहाँ तो आपने 5 एक्टिविटी एरियाज निकाल लिए, ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा, एक एक्सपेंसिव वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहले आप लिखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑल्सो प्रॉब्लम, कि वो एक्टिविटीज भी आइडेंटिफाई हो जिनके अंडर हमने इसको सेग्रीगेट करना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर एक्टिविटीज कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम, है ना, समझ आ रही है बात। और एक पॉइंट और बोला था अभी मैंने, कौन सा, ठीक है, कॉस्ट, कॉस्ट रिलेटिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज और सेग्रीगेशन ऑफ, यू कैन से, ओवरहेड्स, cost relating to identification of activities and segregation of overheads, ठीक है, and segregation of overheads, ठीक है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज वो नहीं है, ठीक है, वो नहीं लिखना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम्स लिखनी है कि क्या, कॉस्ट रिलेटिंग टू, क्या लिखवाया था अभी, कॉस्ट रिलेटिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड सेग्रीगेशन ऑफ ओवरहेड्स, ठीक है। इफ इट इज मोर देन द बेनिफिट्स टू बी अचीव्ड, ठीक है, देन इट कैन कॉज अ मेजर प्रॉब्लम, ठीक है ना। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर बेसिकली वही कह रहा है, वही आपसे ये कह रहा है कि सेग्रीगेशन करते टाइम आपको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेग्रीगेट करना ही एक्सपेंसिव हो जाए और आप सेग्रीगेट करना ही ना चाहें, ठीक है। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट को आप जिस तरह से बेसिकली, क्योंकि अगर हो सकता है सेग्रीगेशन करने में आपके कंप्यूटर डिपार्टमेंट का रोल हो,
ठीक है। तो फिर वही बात है कि फैसिलिटी रिलेटेड एक्टिविटी है, अब फैसिलिटी रिलेटेड एक्टिविटी का कितना कितना यूज कौन कौन से प्रोडक्ट ने किया, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अगेन ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इससे रिलेटेड कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाए कि हम इससे जो बेनिफिट्स अचीव होने वाले हों उसको हम बेसिकली रीप आउट ना कर पाए, हम सोच ही ना पाए उसके बारे में कि भैया हम इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो ये 4-5 मेजर मैंने आपको लिखवा दिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये आपका चैप्टर भी क्लोज हुआ, ठीक है, और क्वेश्चन भी क्लोज हुआ, ठीक है। तो अब जो बेसिकली हमें नेक्स्ट क्लास में करना है वो क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हमें करना है सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, ठीक है। तो फटाफट से अब फिर हम नेक्स्ट क्लास में सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग करेंगे, ठीक है। चलिए।